जो क्वेश्चन है वो उसमें रहेगा, है ना। आज का जो टॉपिक है बस वो ना दो तीन छोटे से हैं, बट मतलब आप ये समझो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मानी जाती है किसी भी उसमें, चाहे वो एक्सेल हो और चाहे आपका पावर बीआई हो, कुछ भी हो। मतलब सबसे ज्यादा टफ कैलकुलेशन मानी जाती है ये, ठीक है। ये टाइम एंड एक आता है डेट डिफरेंस। देखो पहले मैं आपको डेट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो दो तरीके की डेट्स होती है बहुत, एक होता है स्टैटिक डेट और एक होती है डायनेमिक डेट, ठीक है। स्टैटिक डेट को जब हम एंटर करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंट्रोल कॉलन करते हैं। तो आप अगर आप अब पहले आप कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ ये वाला की प्रेस करोगे तो ये वाली डेट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और डायनेमिक जो डेट होती है इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, जिस फंक्शन का नाम है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो। ये जो है आपकी ये स्टैटिक डेट होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ये क्या होगी आपकी, अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम डेट ना, ये चेंज होती रहेगी। टुडे मतलब आज की जो डेट रहेगी। तो 90% टाइम हम क्या करते हैं, डायनेमिक डेट का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। क्योंकि बार बार तो आप लिखोगे नहीं ना प्रोग्राम, एक ही बार लिख के छोड़ दोगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कल की डेट आएगी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ये वाला, ये नहीं होगा चेंज। ये हार्ड कोर है, ये डायनेमिक है, ठीक है। एक सेम ऐसे ही आपके पास टाइम आता है, टाइम। तो टाइम भी ऐसे ही होता है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन का प्रयोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ठीक है। बट जो डायनेमिक टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं नाउ फंक्शन, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है नाउ के साथ कि आप देख रहे हो इसमें टाइम और डेट आपके पास दोनों आ रहे हैं, बट आपको क्या चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, ठीक है। तो जब अगर आपको इसमें से टाइम को अलग करना है तो इसके लिए एक फंक्शन होता है वो जिसको बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट ही होगा ये। हाँ टेक्स्ट ही होगा शायद। हाँ टेक्स्ट फंक्शन। तो ये टेक्स्ट फंक्शन ना बहुत यूज आने वाला फंक्शन है, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसके ना आदत मत डालना। ये आपके जो प्रॉब्लम होती है बहुत इजी कर देगा, बट ये कहीं के पर अलाउ नहीं होता है ये फंक्शन यूज करना। मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ये मना कर देंगे टेक्स्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखो। इस फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है ये है, देख रहे हो आप ये क्या है, टेक्स्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो, तो इसमें दोनों के दोनों वैल्यू जो है ना वो मैंडेटरी है। अब मैं मैंडेटरी क्यों बोल रहा हूँ, आपको कुछ पता लगा दोनों को कि मैंने मैंडेटरी क्यों बोला। देखो क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वी लुकअप लिखा। तो आप देख रहे हो कि वी लुकअप में जो सबसे लास्ट वाला जो है पैरेंथेसिस, उसमें आपके पास बिग ब्रैकेट है लुकअप रेंज के अंदर। बाकियों में बिग ब्रैकेट नहीं है, बाकी सिंपल है। तो इस बिग बिग ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल, ये आपकी मर्जी है, आप इसमें एंटर करो या ना करो, ये आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वैल्यू किसके अंदर डालना है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर आप किसी भी फंक्शन को देखते हो, मान लो आपने टेक्स्ट लिखा और अगर आपको ये सिंपल दिख रहा है कि इसमें कोई बिग ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब जो दोनों फील्ड है मैंडेटरी आपको डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं डालोगे तो ये काम ही नहीं करेगा, मतलब आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा, ये तो गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी बात क्यों कर रहा हूँ आपसे, फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे आप इसमें देखो डेट का जो फॉर्मेट होता है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो क्या है, डी mm और वाई और टाइम का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, एच और mm, RI मिनट में, ठीक है। अब इस फंक्शन का मतलब है कि जो आपके पास ये डेटा है, इस डेटा में दो फॉर्मेट का मतलब दो फॉर्मेट है, एक तो है डेट डेट वाला, एक है टाइम वाला। तो किस फॉर्मेट का डेटा आपको चाहिए इसके अंदर से, तो वो आप इसके अंदर लिख दोगे। हाँ क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ, ये आपके काम को इजी कर देगा, बट इसकी हैबिट मत डालना, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसमें से टाइम को अलग करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट और इसको सिलेक्ट किया।
और HH और MM डाल दिया। ये आपके पास टाइम आ गया, देखो। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लेंगे। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो ये एरर आ जाएगी आपके पास। देखो, ठीक है, ये चलेगा ही नहीं आप। तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप किसी फंक्शन को, मतलब कि नहीं, किसी भी फंक्शन के अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू को एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पर आशीष, तो ये आपको एरर दे देगा, ये नहीं चलेगा। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, ऐसे करूँ, तो ये चल जाएगा। आप समझे बस मेरी बात, कि अगर आपको एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर किसी टेक्स्ट वैल्यू को पास करवाना है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा देना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे एक डाउट है ये। आपने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया था ना, तो उसमें यू आर गेटिंग ऑलरेडी टाइम, सो इज इट ओके टू राइट द टाइम अगेन इन द फंक्शन एच एच एन एम एन? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब ये जो आपने पूरा टेक्स्ट एक सेलेक्ट किया था ना, टेक्स्ट डाल के जी हाँ जी। 13 डाल के आपने जी। ये फंक्शन में एच एच और एम एम डाला। सो हाँ, ऑलरेडी जो G13 में ये टाइम और इसका भी फॉर्मेट आ रहा है ना, टाइम एंड हाँ, वही मैं आपको डेट। बता रहा हूँ। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है अभी, तो मैं जस्ट आपको बताया कि अगर मैं देखो, पहला क्वेश्चन कहाँ से उठता है, पहले आप उसका मेन क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि आपको डायनेमिक टाइम बनाना है। ठीक है। डायनेमिक टाइम बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं नाउ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको टाइम, डायनेमिक टाइम देगा। ठीक है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नाउ का मतलब कि अभी डेट और टाइम क्या हो रहा है। तो इसने आपको डेट भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, बट आपको क्या चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। अब मुझे अगर इसको, इसमें से टाइम को स्प्लिट करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, टेक्स्ट का फंक्शन। ठीक है। टेक्स्ट के फंक्शन ने आपको क्या किया, टाइम दे दिया, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, तो ये आपका टाइम गया। ठीक है। तो हम, हाँ, तो हम क्या करते हैं, जहां पर मैंने ये G13 लिखा है, G13 की जगह में ये वाला ये वाली वैल्यू डाल दूंगा। बट ये वाली ओके। वैल्यू कौन सी है, नाउ की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको हटा दूंगा ऐसे, और यहाँ पर लिख दूंगा नाउ। अब अगर आप इसको डिलीट भी करते हो तो आपके फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो क्लियर हुआ? आपको इंटीग्रेट कैसे करना होता है फंक्शंस, ये ऐसे करने होते हैं इंटीग्रेट। मतलब अगर डायरेक्टली मैं आपको ये बताया था शुरू में, तो आपको ऐसा लगता है कि ये रटना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने आपको स्प्लिट करके बताया कि पहले आपको क्या अलग करना है, फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा शायद। जी हाँ। आपको श्रुति, हाँ, क्लियर हो गया। वैशाली, यस, क्लियर। क्लियर है ना? चलो, ये तो रही इसकी बात। टैक्स का, आप इसमें से ना कुछ भी टैक्स की कहाँ पर वो आती है, इंपॉर्टेंस आती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास डेट है, आपको आपके आपके पास जो डेटा आया है, किसी भी एसएपी से या ईआरपी से, कहीं से भी आपके पास डेटा है, वो ऐसी इस तरीके से है। अरे, ये क्या हुआ? अरे देखिए, डेटा आपके पास आ गया और इसके अगेंस्ट में मैंने कुछ सेल्स वैल्यू दे दी। ठीक है। अब आपके पास ये डेटा आया ईआरपी से या किसी भी सोर्स सिस्टम से, आपके पास ये डेटा आया है, और आपको बोला गया है कि आपको जो रिपोर्ट बनानी है वो ऐसे बनानी है। कैसे? मान लो मंथ डाल देता हूँ मैं, मंथली रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल मेरी ये। ये वाले आपको क्या करना है, मंथ वाइज मुझे सेल्स बना के देनी है।
ठीक है। अब अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो ये तो नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि इस डेट में से इस मंथ को अलग करना पड़ेगा। तो आप इस डेट में से मंथ को कैसे अलग करोगे? सिंपल, आप क्या करो, यहाँ पर टेक्स्ट लिखो, इसको अच्छा। सिलेक्ट करो, कॉमा, और आपको क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो आप इसके अंदर क्या लिख दो, एम। तो ये क्या करेगा, 3 टाइम आपके पास मंथ ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसमें 4 करते हो तो कंप्लीट नेम आएगा, देखो। ठीक है। अगर आप इसमें 1 करते हो तो आपको वो नंबर देगा सिर्फ। अगर आप 2 करते हो तो आपको 2 डिजिट में नंबर देगा ये, ऐसे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो टेक्स्ट फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके काम को ना बहुत इजी कर देता है। अब आपके पास ये रिपोर्ट आ गई, ये वाली, अब तो आप कर सकते हो, अब आप इसमें समीप लगाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, मैं आपको इस लेवल में जाके क्यों चीजें बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको इनिशिएट कैसे करोगे, मतलब आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर बस। तो आपको ये फंक्शंस पता होने चाहिए जो आपको मतलब कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। ठीक है। बट फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करें, कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो ये मत सोचना कि आप टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जो शायद इंटरव्यू में अलाउ नहीं होता है कभी। तो कैसे उसको करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि टेक्स्ट की हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते ओके। हैं। ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या स्कोप है टेक्स्ट फंक्शन का। ठीक है। तो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो जैसा आपको लगता है। आपको ईयर अलग निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर एम की जगह आप क्या दे सकते हो, वाई। ये आपका ईयर अलग हो गया, देखो। मतलब आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हो, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े। जी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बस? नहीं नहीं। नहीं, चलो ठीक है। अब जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोलते हैं, ऐसे ही है शायद ये, ऐसा ही होता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करो तो इसका मतलब ये है, देखो। ठीक है, डेट डिफरेंस, दो डेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब सिंपली ये देखो, ये एक ऐसा फंक्शन है पूरे एक्सेल के अंदर जिसका सिंटेक्स आपको नहीं मिलेगा। अब मैं सिंटेक्स की बात क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट। ठीक है। तो देखो नीचे सिंटेक्स आ रहा है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या वैल्यूज के अंदर डालनी है। ऐसे ही आप कोई से फंक्शन उठा के देखो, सम देखो, तो इसके अंदर लग रहा है ना आपको पता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके आ रहा है। अगर आप सम इफ करते हो, कुछ भी आप फंक्शन यूज करते हो, तो उसमें आपके पास ये मतलब सिंटेक्स आ जाएगा कि कौन सा किस डेटा आपको किस तरीके से डालना है इसके अंदर। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका सिंटेक्स नहीं बना है आज तक। ठीक है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, बताऊं या फिर ये ठीक है कि इसमें नहीं होता सिंटेक्स? डेटाबेस में आता तो है सिंटैक्स नंबर डेट 1 डेट 2 करके आप एक बार टाइप करके देखना। नहीं, फिर आपने काम नहीं किया हुआ, आप ऐसे तुक्के से बता रहे हो। डेटाबेस ऐसे करते हैं ना, देखो नहीं आ रहा है। तो फिर नहीं, ठीक है, तो किसी दूसरी चीज में आ रहा था, ठीक है। नहीं, डेटा टिप में नहीं आता कभी। ठीक है। ये क्यों डेटाबेस नहीं आता, मैं आपको बताता क्यों नहीं आता है। क्योंकि जो भी आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बने ना, ये सारे के सारे इंक्रीमेंटल मैनर में होते हैं। इंक्रीमेंटल मैनर का मतलब होता है ये छोटे से और बड़े की तरफ स्टार्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ हुआ है 1981 में और किसी का बर्थ हुआ है 1991 में, तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग 1991 वाला बड़ा है, 1981 वाला छोटा है। बट एज ऐसे नहीं होती है ना, हाँ। इसलिए इसको डायरेक्टली ऐसे माइनस नहीं करते हैं कभी भी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आया था इन लोगों को, तो इन्होंने क्या किया, इनबिल्ड एक फंक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ VBA, फंक्शन बनाया और उसको इसमें इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। अब समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूँ मैं? मान लो अगर एक्सेल को आप पूछते हो कि भैया 1 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो बता देगा 9 बड़ा है भाई, क्योंकि इंक्रीमेंटल की तरफ चलता है ना ये इंक्रीमेंटल की तरह काम करता है कि जो बड़ा होगा जो नंबर बड़ा होगा जिसकी वैल्यू उसको बड़ा दिखा देगा। तो आइडियली अगर देखा जाए
तो 1991 बड़ा है एज कम्पेयर 1981 से। बट अगर मैं एज की बात करूं तो 1981 वाला बड़ा होगा ना 1991 वाले से। इस जगह यहाँ पर आके एक्सेल फेल हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि भाई सिंपल सिंपल वाले फॉर्मूले मत बनाओ, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाओ, क्योंकि माइनस एज तो माइनस में कभी आ ही नहीं सकती। कैसे आएगी? एज तो माइनस में नहीं होती ना। तो इन्होंने क्या किया, डेट डेट डिफ वाला एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को ना यहाँ से बनाते हैं। मैं अभी ये बना के बताऊंगा नहीं मुझे मतलब बनाने के लिए यहाँ से बनाते हैं। आप समझ रहे हो? यहाँ पर जाकर, ठीक है, बीबीए के थ्रू। और अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम एक्सेल की बात करते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है एक्सेल में, तो हम उनको अपने आप बना देते हैं। अब समझे मेरी बात या नहीं समझे? या ठीक है। तो अब अगर डेट डिफरेंस का मतलब होता है दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना। अब वो डिफरेंस कैसे होता है, देखो पहले मैं आपको ना डेट का हायरार्की बताता हूँ। डेट का हायरार्की कैसे होता है, पहले आता है ईयर, फिर आता है क्वार्टर, फिर आता है मंथ, और फिर आता है वीक, और फिर आता है डे। ठीक है, और फिर टाइम आ जाता है। तो टाइम की तो बात नहीं करते, बहुत लेवल लो लेवल हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट एंटर कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या है आपके पास? ईयर भी है, क्वार्टर भी है, मंथ भी है, डे भी है। ठीक है, ये देख रहे हो आप ये वाला। अगर वीक कैलकुलेट करना चाहते हो, वीक भी हो जाएगा इसके अंदर। मान लो अगर मुझे वीक निकालना है, तो यहाँ पर आप वीक नंबर डालो, वीक नंबर भी आपको दिखा देगा कौन सा वीक चल रहा है ये। ठीक है। तो ये डेट की हायरार्की होती है। नाउ अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि डेट डिफरेंस का यूज क्यों करते हैं? डेट डिफरेंस का यूज करते हैं दो डेट के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लो ये डेट है और एक ये वाली डेट है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मान लो मैंने ये कर दिया है 2022, इसको कर दिया 12, और इसको कर दिया है 10 कर दो फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस के कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि आपको ईयर निकालना, मंथ निकालना, और डे निकालना है, या फिर हाँ डे भी कह सकते, डे भी कह सकते हो आप। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ना सेकंड शीट में ले जाता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। तो ठीक है। तो पहले मैं इसके लिए ना आपका सिंटेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको सिंटेक्स क्या यूज करना है। यहाँ पर आपके पास आएगी इनिशियल डेट, कॉमा फाइनल डेट, कॉमा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हमेशा मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, तो मतलब आपको इसको ऐसे ही लिखना है। अब मान लो मैं इस डेट को यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसको लिख देते इसको लिख दिया मैंने इनिशियल डेट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने फाइनल डेट। अब इन दोनों डेट के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस डेट में से इसको माइनस कर दूंगा, बट मुझे लिखना ऐसे ही पड़ेगा। इनिशियल डेट, फाइनल डेट और फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब आप यहाँ पर ये समझो, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेट का मतलब आप ये समझो, यहाँ पर ईयर चाहिए, या आपको मंथ चाहिए, या फिर आपको डे चाहिए, जो आपको चाहिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर डेटिव, कॉमा इनिशियल, कॉमा फाइनल, कॉमा ईयर फॉर एग्जाम्पल। तो उन्हें 0 ईयर बता दिए। अब इसने 0 ईयर क्यों बताया, कोई बताएगा मुझे बस? अब दोनों में से या तीनों में से कुछ भी आपको आइडिया हो आप बोलना जरूर। उसका फॉर्मेट वाई दिया ना इस वजह से। किस वजह से? हाँ, वाई 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 4 टाइम होगा ना इस वजह से। चलो कंडीशन ठीक है। को फॉल्स लिखना पड़ेगा, क्या? कंडीशन देना पड़ेगा क्या, ट्रू ट्रू देखो करके। अब मैं आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। मैं यही सुनना चाह रहा था बेसिकली। जब हम किसी चीज का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो डिफरेंस हमेशा नंबर में आता है। डिफरेंस जो होता है ना, वो हमेशा नंबर में आता है, वो ईयर में या मंथ में नहीं आता है। तो अगर मैं एक डेट से दूसरी डेट को माइनस कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हो, जैसे मान लो आपने एक ऑर्डर किया परचेज कहीं से भी, मतलब किससे, अमेजन से किया आपने, और आपको मिला, वो डिलीवरी हुआ आपका कुछ दिन के बाद। तो आप उन दोनों के डेट के बीच का डिफरेंस निकालोगे ना, तो वो ईयर में थोड़ी आएगा, वो एक नंबर आएगा। 5 डेज, 4 डेज, 1 वीक, ऐसे करके नंबर आएगा एक। ठीक है।
तो यहाँ पर आप ये देखो, मैं जीरो मैंने इसलिए पूछा आपसे कि जीरो क्यों आया। ये इसलिए आया क्योंकि ये इनिशियल डे कौन सा है, 12 दिसंबर, है ना, 2022। और फाइनल डे कौन सी है, 22 अप्रैल, है ना। या फिर आप इसको 10 दिसंबर मान लो, ये 22 अप्रैल हो गया। तो एक साल तब पूरा होगा ना जब ये 11 अप्रैल, सॉरी 11 दिसंबर 2023 आएगा, तब यहाँ पर 1 ईयर आएगा ना। हम्म आप समझे मेरी बात, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का, अब आप इसको ऐसे समझो, अगर कि किसी का भी बर्थ होता है या कुछ भी होता है, किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर एग्जांपल 10 दिसंबर 2022 है और उसका अप्रैल में अप्रेजल होना, तो एक साल का अप्रेजल थोड़ी लगेगा उसका। भाई जितने महीने उसने काम किया, ऐसे तो अगर ऐसे देखना चाहो तो 2022 में ज्वाइन किया, 2023 में छोड़ दिया, मतलब एक साल थोड़ी किया होगा उसने काम। Yeah. आप समझ रहे हो मेरा मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जस्ट Yeah. आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो नंबर में आता है वो। तो 0 ईयर मतलब कोई ईयर ही नहीं है इसके अंदर अभी। अब अगर मान लो मैं इसमें मंथ लिखता हूँ यहाँ पर, तो वो मंथ आ जाएगा, देखो मंथ दिखा देगा, 4 मंथ। ठीक है। अब 4 मंथ का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि, अब 4 मंथ आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 से कैलकुलेट कर रहा है ये। अब अगर मैं इसमें डेज कैलकुलेट करता हूँ 4 मंथ के हिसाब से कितने डेज आने चाहिए, 120। बट आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो ज्यादा आ जाएंगे, 133। आप समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, या नहीं समझ रहे हो बस। जी, हम्म। समझ गए। समझ गए, ये दोबारा बताऊं। मंथ का तो समझ में आ गया, डे का क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है? अरे 4 महीने में कितने दिन होते हैं, 4 महीने हो गए, 130, 120 होते हैं। 120 हो गए। 120 हो गए ना। बट ये पूरे 4 महीने नहीं है, ये कितने हैं, 22 अप्रैल तक है। हम्म हम्म तो ठीक है, तो 22 अप्रैल तक के दिन कैलकुलेट करो पहले। फिर यहाँ से दस उसके बाद दिसंबर से भी कैलकुलेट करोगे ना, 10 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक कितने दिन हो गए, 22 दिन हो गए ना। 22। हाँ, हाँ, और बाकी दिन ये वाले हो गए। अच्छा ठीक है। डेज बाय एक्स्ट्रा। नंबर लेगा, जितना जितना भी हो गया 1 to 1 डेट हाँ काउंट करना है ना। हाँ, ठीक है। अब इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 2021 डाला, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, डेट टू डेट, इनिशियल डेट, कॉमा फाइनल डेट, कॉमा ईयर। अरे ये क्या हो गया, चलो भाई, ये ईयर आ गया। ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, स्पेलिंग देख लेना यार। इनिशियल डेट, कॉमा फाइनल डेट, कॉमा मंथ, और यहाँ पर मैंने कर दिया इनिशियल डेट, कॉमा फाइनल डेट, कॉमा डी, मतलब ऐसे, ठीक है, ये कर दिया। तो अब आप देख रहे हो आपके पास क्या आ गया। अगर मैं ईयर देखता हूँ तो 1 साल है पूरा, मंथ देखता हूँ तो 16 मंथ है, और डे देखता हूँ तो 498 है। अभी जो 16 मंथ है ये इसने कैलकुलेट किए फ्रॉम 2021 टू, मतलब दिसंबर 2021 टू अप्रैल 2023। ठीक है। और जो इसने डे कैलकुलेट किए वो भी कितना आ गया आपके पास, 498 फ्रॉम 10 दिसंबर से लेकर और 22 अप्रैल तक। ठीक है। बट जब भी आपको कभी आपका रिव्यू लेटर मिलता है, कुछ मिलता है, तो उसमें ऐसा लिखा रहता है ना कि भाई, ऐसा करके लिखा होता है ना कि भाई आपका टेन्योर कितना रहा है, 6 ईयर्स रहा है ना, ऐसा करके 6 ईयर्स, 10 डे, 10 मंथ, ऐसा करके लिखा रहता है। और समथिंग मतलब 25 डेज ऐसा लिखा रहता है कि इतना आपका टेन्योर हमारी कंपनी में रहा है। ऐसा इसलिए लिखते हैं, ऐसा इसलिए होता है, क्यों ऐसा कैलकुलेट करते हैं HR वगैरह, ताकि जब आपका एफ एन एफ होता है ना, फुल एंड फाइनल होता है, तो आपको उतने ही दिन की सैलरी मिले जितने दिन आपने काम किया फाइनल में। आप समझे मेरी बात। Yeah. तो अब अगर आपको इस तरीके का कुछ बनाना हो अपने डेट डिफरेंस में, तो आप कैसे बनाओगे, मतलब अब आप ये तो नहीं बोलते ना कि मैंने कहा वही मैंने 498 डेज काम किया, यहाँ पर मैंने 16 मंथ काम किया फिर ऐसे किया। तो आपको क्या करना है कि एक साल के बाद उसमें कितने महीने बचे और उस महीने में कितने दिन बचे, उसको कैसे कैलकुलेट करते मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा स्टेटमेंट समझे, पहले पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर शायद समझ में आ जाए आपको।
देखो डेटेड इफ इनिशियल डेट, फाइनल डेट, और यहाँ लिख दिया मैंने वाई। ये तो सिंपल है पहले जैसा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड वन, डेटेड इफ, मैंने किया इनिशियल डेट, फाइनल डेट। अब मुझे क्या करना है कि उस ईयर में मंथ कितने बचे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ईयर मंथ। तो देखो 4 मंथ बचे। ऐसे में क्या करूंगा, डेज का बनाऊंगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, इनिशियल डेट, फाइनल डेट एंड मंथ डे। तो ये आ गया। तो ये आपका टेन्योर है। अब जैसे ये थर्ड मतलब कि 12 के बाद चला जाएगा, तो वो 1 ईयर में कैलकुलेट हो जाएगा। ये अगर 30 के बाद जाएगा तो वो 1 मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका जो टेन्योर है वो कितना रहा, 1 साल 4 महीने 12 दिन। ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया मुझे, मंथ डेट वाला। देखो ईयर तो हमने जैसे कैलकुलेट करना था वैसे कर दिया, हम्म सिंपल है। मंथ हम्म मंथ के लिए हमने क्या किया कि उस ईयर में मंथ कितने बचे हैं। अब हाँ 10 दिसंबर 2021 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक, तो ये क्या करेगा, 2021 से लेकर 2022 तक का तो पूरा का पूरा कैलकुलेट कर देगा मंथ, हाँ ईयर। हाँ हाँ फिर बचे 4 महीने, तो 4 महीने उसने यहाँ पर ले लिए, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद बचे ये 22 दिन। इस 22 दिन को कैसे इसने कैलकुलेट किया, आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं आया समझ में, मुझे आया समझ। क्या बोल रहे, समझ आ गया मुझे। समझ आ गया ना आपको श्रुति। ठीक है। ये आपने जो मंथ जो सेकंड वाला सेल है वो आ गया समझ में, थर्ड वाला भी नहीं आ रहा समझ में। अरे थर्ड वाले में मान लो 18 तारीख आपका लास्ट है हम्म किसी भी कंपनी में, हम्म तो पूरे महीने थोड़ी कैलकुलेट करेगा, वो 18 दिन ही कैलकुलेट करेगा ना भाई। हाँ हाँ उस महीने में उस महीने में कितने हाँ दिन आपने काम किया, वो कैलकुलेट कर रहा हो यहाँ पर, ठीक है। ठीक है देखूंगी। जैसे 22 के बाद 10 इधर निकल गया होगा तो 12 दिन ही बचे होंगे ना, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा है। अच्छा 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 ओके। समझे अब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब समझे, ठीक है। ठीक है। हम्म। नाउ उसने अब 10 मैं टू आप 10 कैलकुलेट किया होगा। ठीक हाँ है। फिर जो रिमेनिंग डेज होंगे उसने वो दे दिए, वो कितने दे दिन दिया। बचे हुए हैं, है ना? हाँ नहीं तो फिर, हाँ नहीं तो जो आपका इंसेंटिव कैलकुलेट होता है, एफएनएफ कैलकुलेट होता है, तो उसमें घबला नहीं हो जाएगा, हाँ हाँ आ गया ठीक है। समझ में। नाउ अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है 6 ईयर 10 मंथ्स 25 डेज, ठीक है, इसको आपको कैसे लिखोगे आप इसको, तो अब क्या होगा कि जो ईयर्स हो गया, जो ईयर्स लिखा है ना YEARS, या मंथ्स लिखा है या डेज लिखा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है इसके साथ, इसका एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाना है इस तरीके का। देखो 1 ईयर, ईयर, अरे यार स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रही, 1 ईयर 4 मंथ एंड 12 डेज, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास ईयर मंथ और डेज है, इसको आपको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इसके साथ। अब कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो स्ट्रिंग को एक साथ कनेक्ट मतलब कि ऐड करते हैं, कॉन्केटिनेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर आशीष है और ये मुझे इन दोनों को एक साथ लिखना है, या तो हम ऐसे यूज कर लेते हैं, है ना, ऐसे यूज कर लेते हैं, बन गया। इसके बीच में आपको स्पेस देना है तो आप ऐसे दे दीजिए स्पेस, सिंपल है। या तो हम क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं, 90% लोग शायद इसी का यूज करते हो। अरे क्या हो गया, आ गया कॉन्केटिनेट, ये रहा, ठीक है। तो इसके बीच में मैंने ये दिया कॉमा, वैसे लिखना है कॉमा, और ये दे दिया, तो ये आपको ऐसे आ गया। कॉन्केटिनेट मतलब, कॉन्केटिनेट कहने का मतलब मेरा ये है कि इसने क्या किया, दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड कर दिया, हम्म ठीक है। ठीक है पूर्णिमा, आपको क्लियर हो गया कॉन्केटिनेट का मतलब, हाँ ये आ वैसे तो गया। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट अब जो चीज मैं आपके सामने दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ ना बस, देखो आपको जो दिया गया है वो ये डेटा है कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालना है और इस तरीके का एक स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। इस तरीके का एक स्टेटमेंट आपको बनाना है। आप क्या करोगे, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक ये देखते रहना बहुत ध्यान से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया
और यहाँ पर मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया किसके साथ, ईयर के साथ। तो ये ईयर आ गया। अब आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा इससे एक साथ लगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए मैंने क्या किया, ईयर के अंदर मैंने एक स्पेस दे दिया और ये बन गया आपके पास 1 ईयर। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको भी किया और इसको भी ऐसे कर दिया है। मैं आपको ये 1 बाय 1 क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला लिखने में इजी हो और समझ में आए कि हमने लिखा क्या है बेसिकली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया इसको, ये कर दिया। बट अब ये तीनों अलग अलग हैं, बट वो ये एक ही स्टेट, एक ही कॉलम में चाहिए स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, इसको एक साथ ही कॉन्केटिनेट कर दिया। मतलब तीनों एक साथ आ गए। सेम वही चीज करोगे आप यहाँ पर। मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा n%, और सेम चीज मैंने यहाँ पर कर दी, इन्वर्टेड कॉमा n%। ये आपके पास आ गया। बट द प्रॉब्लम इज कि जो इनिशियल आपका ये हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी की भी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर जो L10 है, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना बस क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एंटर कर देना, नहीं तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, और इसको यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। बट पेस्ट कैसे करना है आपको, ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर एंटर पेस्ट करना है, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने 7th 8th क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा ना, तो ब्रैकेट का ही वहाँ पर खेल तो होता है सारा। बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, है ना। तो ये सारा खेल इन्हीं का ही है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेम मैंने क्या किया, इसके साथ भी ऐसे ही कर दिया। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, इक्वल टू को कॉपी मत करना, ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी करने के बाद एंटर कर देना, और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाना, जो जिसके ऊपर जिसकी डिपेंडेंसी है। मान लो Okay. M10 के ऊपर है, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, कंट्रोल पेस्ट, इसको कर दिया एंटर। सेम ऐसे क्या करोगे आप इसके साथ भी करोगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं आ गया, और मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। सिंपल है। अब अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये डिलीट करता हूँ तो देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है फर्क? नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो देखो नीचे वाला भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, मुझे खत्म कर देनी है। तो फिर से मैं क्या करूंगा कि अब देखो यहाँ पर ये क्या है, L8 है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहाँ से, सिर्फ डेटा ये कॉपी करना, इक्वल टू कॉपी मत कर देना। फिर से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर L8 जो है ना, इसको पेस्ट कर दो, इसको डिलीट करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, कंट्रोल V, पेस्ट, खत्म। ठीक है, ऐसे आप क्या करो, 4 वाले को करो। यहाँ पर आ जाओ M8 वाले में, M8 वाले को डिलीट करो, ब्रैकेट स्टार्ट, पेस्ट। ठीक है, और ऐसे आप क्या काम करो, 12 वाले को कर लो, इसको कॉपी करो और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करो। ठीक है, अब किसी की भी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीचे रिजल्ट आप ये देखो, सिर्फ ये वाला रिजल्ट देखना, क्योंकि इसी के ऊपर काम किया था हमने। ठीक है, अब मैं अगर इसको भी डिलीट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी हमने खत्म कर दी। बस क्लियर हो आप सभी को या नहीं हो? क्योंकि अब जो फॉर्मूला ये बना है, ये वाला फॉर्मूला है, देखो। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर ये वाला फॉर्मूला बताता तो आपको नहीं समझ में आता कि कैसे कैसे बना है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। एक्सेल के अंदर आप जितने भी फॉर्मूले बनाओगे ना, वो ऐसे ही बनाना इनिशियल में। मतलब जब तक आप थोड़ा आपको समझ में नहीं आती चीजें ना, तब तक आप ऐसे ही बनाना। उसके बाद तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग साइलेंट हो गए, क्या हुआ? या लाइक वो फॉर्मूला दे
तो आपको लिखना ऐसे ही है, सारे के सारे। ठीक है, ट्राई करना। शुरुआत में आपको इरिटेशन लगेगा थोड़ा सा, बट ये एक बार आपको मतलब हैबिट पड़ जाएगा तो फिर इजी है, फिर कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा ये वाला। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको ना इसका एक स्टेटमेंट बना के देता हूँ, और जो आपको बनाना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इनिशियल डेट। ठीक है, ये आपके लिए ना होमवर्क सा समझ लो। अगर आप इनिशियल डेट एंड ये मेरा फाइनल डेट, ठीक है, मैं इनिशियल डेट बना देता हूँ थोड़ा सा, रैंड बिटवीन से बना देता हूँ। रैंड बिटवीन डेट, अरे भाई 2010 कॉमा कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक है, डेट 2010 से लेकर 15 तक। ठीक है, 15 12 यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको कर देता हूँ 3, नहीं 2020, 2020 इसमें डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास डेटा है। आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। अब आपको लिखना क्या है इसमें, देखो। हाँ, अब आपको इसमें लिखना क्या है, देखो डेट डिफरेंस आ गया आपके पास दोनों के दोनों। Yeah. आपको ना ये स्टेटमेंट लिखना, देखो। माय नेम इज, जो भी यहाँ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आशीष को ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आशीष एंड माय एक्सपीरियंस। जो भी आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आएगा, कितने महीने, कितने दिन, कितने डेज। क्लियर हुआ आप सभी को या नहीं हुआ? Yeah. आ गया ना? तो पहले आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, फिर ये वाले स्टेटमेंट को ऐड करोगे। अब आप बोलोगे आप इस स्टेटमेंट को कैसे ऐड करोगे? सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, ये इसके आगे आप जी। कुछ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना इसके आगे। मान लो मैंने इसके हाँ। आगे लिखा, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, माई नेम इज, ऐसे मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, एंटर कर दिया, आ गया देखो। बस आपको क्या करना है, डायनेमिकली आपको ये सिलेक्ट करना है। मतलब माई नेम इज, यहाँ पर जो आप आओगे, यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया और इसको दे दिया, और फिर इसको कॉन्केटिनेट कर दिया ऐसे। तो ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। ये क्यों नहीं आ रहा है, ये आप ये देखना क्यों नहीं आ रहा है ये वैसे। हम्म, T4 लगाया आपने। क्या, ये वाला जो T4 है ना ये, लगाया। हाँ। हाँ, ये वाला। ठीक है, अच्छा। इसको लगा के देखना आप, या तो एक, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो ना। ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा के देखना कि आशीष कैसे एंटर हुआ इसके अंदर। ये मैं करके बताऊं आपको? नहीं नहीं, we'll do it. We'll try to do. हाँ, आप इसको एक If बार you ट्राई don't get, करके then you देखना। can say that. या बिकॉज सी, आप इसको सिंपल से देखो, जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर माई नेम इज, ये कर दिया। अब आप क्या काम करो, इसको कॉन्केटिनेट करो किसके साथ, इसके साथ। आ गया माई नेम इज आशीष। अब जो जो वैल्यू आपने जहां जहां पर डाली है उसको उठा के रख दो। जैसे मान लो ये वाली वैल्यू है, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर इस एक्स4 की जगह।
देख रहे हो आप? तो अगर आप इसको डिलीट कर दोगे यहाँ से तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये तो खैर वैसे सेम ही रहा है, इसको कॉपी करो और इसकी जगह आप ये डाल दो, क्या डालोगे यहाँ पर ऐसे। तो मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ नीचे, तो देखो सबके नाम आ गए एक एक करके, आ गए ना? तो आपको क्या लिखना है, इसके इसके आगे क्या लिखना है आपको? एंड माई एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किया, और इसके बाद आपने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, आ गया। अब इसको भी रिप्लेस कर दो, कॉपी करो यहाँ से पूरा का पूरा, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर A4 में। ठीक है, और इसको भी रिप्लेस कर दो। देखो अगर आप इस तरीके से करोगे ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपकी कभी एरर नहीं आएगी। देखो आ गया। मैं इसके आगे आपको क्या लिखना है, जो भी इसके डेट का डिफरेंस होगा, कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डेज। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम कंपनीज क्या करती है, एक पोर्टल तैयार करके रखती है जिसके अंदर आपका पूरे का पूरा डेटा जाता है, और जो प्रिंट आउट करके एचआर निकालती है और आपको देती है। मतलब ये मैं आपको बहुत छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ, ऑल्दो ये सारे काम ऑटोमेटेड होते हैं एसएपी के थ्रू या ईआरपी जो भी सिस्टम वो यूज करते हैं, बट इनिशियल मतलब इसका मैं आपको अगर बैकग्राउंड समझाऊं तो ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार करके देखना, आपको ना सही लगेगा। और जो मैंने अभी आपको बताया डेट डिफरेंस वाले, तो जो और भी असाइन जो मैंने आपको फाइल दी है, उसमें जो असाइनमेंट है डेट एंड टाइम वाले, वो मे भी हो सकता है कि आपको ये हेल्प करें। ठीक है, ठीक है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन बस? रैंक बिटवीन में क्या सिर्फ सिंगल ईयर लिख सकते हैं? नहीं नहीं, रैंक बिटवीन देखो कमांड कैसे चलती है, रैंक बिटवीन, रैंक बिटवीन बॉटम एंड टॉप। मतलब पहले आपको बॉटम वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर टॉप वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी। मतलब जैसे हाँ, 100 डाल दिया, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अगर यहाँ पे ईयर का फंक्शन ले लें रैंक बिटवीन के अंदर तो? ईयर सिंगल ईयर काम नहीं करता है, इसके लिए आपको पूरा डेट लिखना पड़ेगा। डेट लेना। डेट, ठीक। डेट लिखना पड़ेगा और डेट के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू है इसकी। ठीक है, ओके। हाँ जी। आगे बढ़े या फिर इतना बहुत है? It's up to you. हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना बहुत। आपकी feel like if you want us to we can. हाँ, क्योंकि ये मतलब आप इस टॉपिक को ऐसा समझो, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट बिना इसके कुछ चलना नहीं है। डेट एंड टाइम, बिना डेट एंड टाइम के तो आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। बट ये पता होना चाहिए आपको कि काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैं आपको सिंपल वाली चीजें बता रहा हूँ, ये वाली, ये मैं आपको मतलब बहुत नॉर्मल वाली चीजें हैं ये। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं किसी यूएस प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो शिफ्ट का टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे का है। ठीक है, तो जो मेरा जो डे स्टार्ट होगा शाम को 4 बजे होगा, और 9 आवर की शिफ्ट होती है, तो रात के 1 बजे मेरी शिफ्ट लॉग आउट हो जाएगी। बट आपको पता है कि रात को 12 बजे जो है ना, टाइम चेंज हो जाता है और डेट भी चेंज हो जाती है। तो अब आप उसको कैसे माइनस करोगे? अब फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कोई लोग जनरल शिफ्ट में काम करते हैं, जिनकी 9 बजे 9 AM पे शिफ्ट स्टार्ट होती है, और उसके हिसाब से वो 6 बजे तक शिफ्ट अपनी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 12 बजे के बाद टाइम कैसे काउंट होता है? 13, 14, 15, 16। तो अगर हम 6 बजे की शाम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 18। तो सिंपल है, 18 - 9, तो अरे यार ये क्या हो गया, 18 - 9, तो वो कितना आ गया? 9 आर आ गया आपके पास, ये ना थोड़ा गलत हो गया, तो जनरल में करो। ठीक है, देखो 9 आर आपके पास आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, बट जैसे आप डेट आपकी चेंज हो जाती है, तो वो कैलकुलेशन में टफ हो जाती है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, या नहीं समझ रहे हो? Yeah. जनरली लोग क्या करते हैं, यूएस यूके शिफ्ट में काम करते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में काम करते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए तो ईजी है, क्योंकि सुबह 4:30 5:30 स्टार्ट होती है। बट जो लोग यूएस के लिए काम करते हैं, उनका अगर मुझे यूटिलाइजेशन निकालना हो, लॉगिन आवर निकालने हो, या फिर प्रोडक्टिविटी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे हम? इसलिए जो डेट और टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एक्सेल से लेकर और टॉप लेवल तक के लिए। ये टफ कैलकुलेशन मानी जाती है, वैसे सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जैसे मान लो आपकी कोई प्रोडक्टिविटी निकालनी हो, आपने 30 दिन की प्रोडक्टिविटी निकाल दी, आपके मैनेजर ने बोला कि भाई सैटरडे संडे थोड़ी करते हो काम, सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले आपको वो डेट्स निकालनी पड़ेगी जिसमें सैटरडे संडे है, उसको माइनस करना पड़ेगा अपने वर्किंग आवर से, जो भी आपके वर्क डे होंगे। उसमें भी अगर आपने कोई छुट्टी ले रखी होगी तो वो फिर अलग हो गया हिसाब किताब। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इस लेवल में जाके, क्योंकि टॉपिक में चलता रहेगा, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि मान लो आप किसी गल्फ कंट्री के लिए काम कर रहे हो, तो आइडियली क्या होता है कि हमारे पास मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्किंग डे होते हैं, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है। बट अगर गल्फ के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पर कौन सी छुट्टी होती है? फ्राइडे एंड संडे। सैटरडे वर्किंग होता है। तो अब आप सिस्टम को कैसे समझाओगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ना एक डेट में डाल देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 22 की जगह 10, ये लिख दिया। अब मुझे इन दोनों डेट के बीच में वर्किंग डे निकालने हैं। तो ऐसे तो हमारे पास नेटवर्क इंटरनेशनल वर्किंग डे आते हैं, देख रहे हो आप, स्टार्ट डेट एंड डेट। ये स्टार्ट डेट किया, ये एंड डेट किया। अब जैसे कॉमा किया मैंने, तो उसने पूछा कि वीकेंड आपने कौन सा कंसीडर करना है भाई, ये बताओ। क्योंकि जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, एक दिन की छुट्टी मिलती है सिर्फ, मिलती है ना, एक दिन की छुट्टी। और जो बाहर की कंपनीज है, मतलब जो इंटरनेशनल के लिए काम करती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। बट कहीं कहीं पर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, गल्फ का हो गया, फ्राइडे और संडे छुट्टी होती है। तो यहाँ से चूज करना होता है। यहाँ से आप बताओगे कि भाई कौन से डे में आपको वीकेंड कंसीडर करना है। और वीकेंड मान लो, चलो मैंने ये कर दिया कि भाई 7 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 लिख दिया। उसके बाद आपके पब्लिक हॉलीडे, जैसे दीपावली पड़ गई उस दिन, या फिर होली हो गई, क्रिसमस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक लिस्ट बनी होगी, वो लिस्ट को यहाँ पर एंटर करना होता है। तो जो डेट और टाइम वाले जो फंक्शन होते हैं, ये मतलब थोड़े से टफ फंक्शन माने जाते हैं। कोई अगर ये बोले कि उसको डेट और टाइम आ गया, तो मतलब वो बंदा टाइगर है। ठीक है, ये टफ है ये कैलकुलेशन एक्चुअल में। बट ये ना कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन भी है इसके, कैसे हम इनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है आपने नहीं? 7 क्यों लिखा? R18 के स- बाद आपने 7 क्यों लिखा? अरे ये देखो, ये लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा है ना सारे। अच्छा, तो उसका अगर नंबर आपको, दिया है। हाँ, ये नंबर ही देना पड़ता है इसमें। अगर ऐसे ही इसमें सिलेक्ट करेंगे कर्सर से तो नहीं होगा? अरे वो नहीं लेगा ना, गलत आ जाएगा आपका, देखो लेगा वो ऐसा ही, देख रहे हो, ठीक है, ठीक। आएगा वो नंबर ही। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बस। अब जैसे मैंने आपको ना, चलो तो मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको काउंट के बारे में बताया था, ठीक है, कि काउंट क्या होता है, काउंट ए काउंट ब्लैंक क्या होते हैं, वैसे हमारे पास क्या है, एक सम की सीरीज भी होती है। जैसे काउंट की सीरीज थी ना, वैसे सम की भी सीरीज होती है। अब फिर से मैं वो कल वाली बात रिपीट नहीं करूंगा, कि अगर मेरे पास सम है, तो मतलब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि उठा के मैंने डायरेक्टली सम लिख दिया। पहले आपको क्या करना है, इसका डेटा टाइप चेक करना। ठीक है, डेटा टाइप जब आप चेक कर लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये डेटा सम करने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो आप सबको? अब सम फंक्शन को लोग जो है बहुत, मतलब किस में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, क्योंकि सिंपल फंक्शन है। आप लोगों के पास टाइम है ना अभी, या नहीं है? हाँ है। अगर काम हो तो बता दीजिए, मैं कल कर दूंगा कंटिन्यू इस टॉपिक को फिर। कितना टाइम लगेगा इसमें भी? और 15 मिनट। कल कर करो ले कर क्या? लो। हाँ चलो, खैर कोई बात नहीं, कल याद दिलाना मुझे कि सम से शुरू करना है ये। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, मैं आपको थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो आप इंटरव्यू में गए और आपको ये वाला सम दिया करने के लिए, ए
ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, और यहाँ पर मैंने दिया है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये वाला। अब आपको ये बोला गया है कि भाई जो भी आपके पास ग्रिड है ना, एक ये वाला, इस ग्रिड का टोटल सम आपको यहाँ पर करना है। तो 90% लोग क्या करते हैं, सम लिखा और ऐसे कर दिया, ऐसे करते हैं सम, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने का ट्राई करूंगा कल कि सम एक्चुअल में काम करता कैसे है। कहने को तो सम बहुत नॉर्मल सा फंक्शन है, जनरली लोग सब यूज करते हैं, बट एक्चुअल में अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको सम के लिए। ठीक है, क्या हुआ, कोई कुछ बोलने